हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो इस डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथस को, राइट। थोड़ा सा आज में बोर्ड वर्क में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है या मेरे वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज मेरा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा स्क्रैम किया हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। आप कहोगे कि सर अगर प्रॉब्लम है तो क्यों क्लास ले रहे हो, तो ये डीपीपी लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था बिकॉज वेट अ मिनट, इसलिए ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारे डीपीपी पेंडिंग पड़े हैं और जब तक मैं ये डीपीपी को डिस्कस नहीं करता तो दूसरा डीपीपी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, देखो। कॉम जेलीज आर डैश एंड जेली फिशेस आर डैश। सबसे पहले बताओ कॉम जेलीज, कॉम जेलीज सबसे पहले बताओ कि कॉम जेलीज का और एक नाम क्या है। कॉम जेलीज को कॉम जेलीज क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनमें कॉम प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें? कॉम प्लेट्स होते हैं। और कॉम प्लेट्स किसमें होते हैं? कॉम प्लेट्स होते हैं किसमें? नीडेरिया, टीनोफोरा में, सॉरी टीनोफोरा में। याद करो, डायग्राम याद करो, टीनोफोरा का डायग्राम याद करो। ऐसे हमने किया था ना, ये सारे क्या थे? ये सारे कॉम्प्लेट्स थे, राइट। ये सारे क्या थे? कॉम्प्लेट्स थे। तो कॉम्प्लेट्स किसमें होता है? टीनोफोरा में होता है। इसी वजह से इन्हें कॉमजिलीज भी कहा जाता है। इनका और एक नाम क्या है? इनका और एक नाम है सी वॉलनट। और क्या कहा जाता है? सी वॉलनट भी कहा जाता है। क्लियर? तो कॉमजिलीज क्या हो गया? टीनोफोरा हो गया। अब बताओ जेलीफिश, जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या है? जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या है? आउरेलिया। याद है? आउरेलिया। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है निडेरिया के अंदर। किसके अंदर आता है? निडेरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो जॉम जेलिस किसके अंदर आता है? कॉम जेलिस आता है आपका टीनोफोरा के अंदर। और जेलीफिश किसके अंदर आता है? जेलीफिश है ऑरेलिया, जो आता है निडेरिया के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, टीनोफोरा एंड निडेरिया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which specialized cells are present for excretion in the phylum Platyhelminthes? In the phylum Platyhelminthes, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, which of the which specialized cells are present for excretion in phylum Platyhelminthes? सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया? कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स क्या होता है? कॉलर सेल्स किसमें प्रेजेंट होता है? कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में। क्या किसमें प्रेजेंट होता है? कॉलर सेल्स स्पॉन्जेस में। तो क्या, और कॉलर सेल्स किसके काम आता है? कॉलर सेल्स काम आता है आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कॉलर सेल्स प्रेजेंट होता है। तो ये स्पॉन्जेस में होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा? नहीं, ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या होगा? ऑप्शन 2 दिया गया है फ्लेम सेल्स। क्या होता है? फ्लेम सेल्स। याद करो, जब हमने प्लैटीहेलमिंथस को पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि फ्लेम सेल्स किस में काम आता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 क्या दिया गया है? निडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल कहा जाता है, जो निडेरिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद निमैटोसिस, निमैटोसिस को स्टिंगिंग कैप्सूल कहा जाता है, जो आपके निडेरिया में प्रेजेंट होता है। तो एक्सक्रीशन फॉर फाइलम प्लैटीहेलमिंथस क्या हो जाएगा आंसर? फ्लेम सेल्स हो जाएगा। फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, राइट। क्लियर है? आप चाहे तो निडोब्लास्ट और निमैटोसिस्ट को भी लिख सकते हैं। निडोब्लास्ट के बगल में लिखिएगा स्टिंगिंग सेल एंड निमैटोसिस्ट के बगल में लिखिएगा स्टिंगिंग कैप्सूल। दोनों ही निडेरिया में प्रेजेंट होता है और कॉलर सेल्स जो है वो स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? टीनोप्लाना बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच आर द बेस्ट डिस्क्राइब एट। सबसे पहले बताओ कि टीनोप्लाना किसमें होता है? टीनोप्लाना, टीनोप्लाना किस फाइलम के अंदर आता है? तो ये आता है टीनोफोरा के अंदर। किसके अंदर? टीनोफोरा के अंदर, राइट। अब बताओ कि टीनोफोरा कैसे होता है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, राइट।
इनका कैसा देखा जाता है इनका जर्म लेयर, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और क्या होता है इनमें सिमेट्री किस टाइप का देखा जाता है? इन्हें रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। क्या देखा जाता है? रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। ये हमें पता है इनके बारे में। और किस टाइप के ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब किस टाइप के सिस्टम लेवल देखा जाता है? इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हमने क्या नहीं देखा? अब तक हमने ऑप्शंस नहीं देखा। हमने क्या किया? टिनोप्लाना को डिस्क्राइब किया, रिविजन कर लिया एक छोटा सा कि टिनोफ्लाना किस में अंदर आता है? टिनोफोरा के अंदर। टिनोफोरा क्या है? मल्टीसेलुलर होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री देखा जाता है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हो गया, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया यूनिसेलुलर, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 दिया गया मल्टीसेलुलर विथ रेडियल सिमेट्री, मल्टीसेलुलर विथ रेडियल सिमेट्री, हाँ ऑप्शन 2 हो सकता है। ऑप्शन 3 देखते हैं, मल्टीसेलुलर विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं मल्टीसेलुलर विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या दिया गया? ऑप्शन 4 दिया गया फिर से यूनिसेलुलर, तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हमने डायरेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं किया, हमने क्या किया? टिनोप्लाना को पहले डिस्क्राइब किया। क्यों डिस्क्राइब किया? कि इससे हमारा एक अच्छा खासा रिविजन हो गया कि टिनोप्लाना किसके अंदर आता है? टिनोफोरा। इसमें क्या देखा जाता है? मल्टीसेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक क्विक रिविजन हो गया। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फाइला। पहले बताओ कि बायोल्यूमिनेसेंस किसे कहा जाता है, याद करो। तो प्रॉपर्टी ऑफ एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। तो क्या टिनोफोरा में देखा जाता है? टिनोफोरा में देखा जाता है? हाँ, टिनोफोरा में देखा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। क्या मोलस्का में देखा जाता है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। टिनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी जो है वो देखा जाता है। क्या मोलस्का में देखा जाता है? नहीं, मोलस्का में नहीं देखा जाता। क्या हेमिकॉर्डाटा में देखा जाता है? नहीं, हेमिकॉर्डाटा में नहीं देखा जाता। क्या एनिलिडा में देखा जाता है? नहीं, एनिलिडा में भी नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपके टिनोफोरा में देखे जाते हैं। क्लियर? जस्ट अ मिनट। अगर ये मतलब इतने सारे डीपीपी पेंडिंग ना होते तो मैं एक क्लास बिल्कुल नहीं लेता, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है करने में। लेकिन बहुत सारे डीपीपी पेंडिंग पड़े हैं तो मुझे लगा कि क्लासेस कर देने चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स इन प्लूरोब्रैकिया आर मेंट फॉर, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स ये था, क्या था? ये प्लूरोब्रैकिया था, राइट? और इसमें ऐसे कॉम्प्लेट्स थे और ये कॉम्प्लेट्स कैसे थे? सीलिएटेड थे। कैसे थे? सीलिएटेड। अब ये सीलिया का काम क्या है बताओ? क्या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है? नो। क्या डाइजेशन में हेल्प करता है? नो। क्या प्रोटेक्शन में हेल्प करता है? नो। तो किस में हेल्प करता है ये? और सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में। सीलिया इनकॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया इनकॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर? चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, which of the following is incorrect, which of the following is incorrect regarding to the phylum and its two examples। सबसे पहला क्या दिया गया है? पोरीफेरा। पोरीफेरा, राइट? सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पोरीफेरा। और पोरीफेरा में भी क्या क्या दिया गया है बोलो? पोरीफेरा में भी दिया गया है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया को क्या बोला जाता है बोलो? बाथ स्पॉन्ज। क्या बोला जाता है? बाथ स्पॉन्ज। और क्या दिया गया है? स्पॉन्जीफोरा। और क्या दिया गया है? स्पॉन्जीफोरा। स्पॉन्जीफोरा। क्या स्पॉन्जीफोरा नाम का कोई भी, स्पॉन्जीफोरा नाम से कोई भी आपका क्या हमें ये देख पाते हैं हम लोग पोरीफेरा में कोई भी स्पॉन्जीफोरा एग्जांपल्स देख पाते हैं? नहीं। क्या दिया गया है? स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जीफोरा नहीं होता है। क्या होता है? स्पॉन्जिला होता है। क्या होता है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। याद है क्या बोलते हैं इसे? फ्रेश वाटर, एक मिनट, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो
बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो नंबर 1 इज इनकरेक्ट, नंबर 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्पॉन्जीफोरा नाम से कुछ नहीं होता, स्पॉन्जिला होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसको हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या दिया गया है बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को स्टार देना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले क्वेश्चन को ज़रा स्टार मार्क करके आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया गया, सिस्टोस्टोमा, सॉरी सिस्टोस्टोमा, सिस्टोस्टोमा को क्या बोला गया है, सिस्टोस्टोमा को क्या बोला गया, सिस्टोस्टोमा को बोला गया लीवर फ्लू। क्या सिस्टोस्टोमा लीवर फ्लूक होता है, नहीं, सिस्टोस्टोमा क्या होता है, सिस्टोस्टोमा ब्लड फ्लूक होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लूक होता है, क्या होता है, ब्लड फ्लूक होता है। तो लीवर फ्लूक कौन होता है, तो लीवर फ्लूक होता है, बोलो कौन होता है लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक होता है कौन सा आपका, बोलो लीवर फ्लूक क्या हो जाएगा, तो लीवर फ्लूक क्या हो जाएगा, लीवर फ्लूक किसे कहा जाता है, फैसियोला को कहा जाता है, किसे, फैसियोला को क्या कहा जाता है, बहुत दिक्कत। चलो सिस्टोस्टोमा को क्या कहा जाता है, सिस्टोस्टोमा को ब्लड फ्लू कहा जाता है। लिवर फ्लू किसे कहा जाता है, लिवर फ्लू कहा जाता है फैसियोला को, फैसियोला हेपाटिका को, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो नंबर 1 इज इनकरेक्ट, नंबर 1 ही हो गया इनकरेक्ट। नंबर 2 क्या, इकाइनोकोकस को क्या कहा जाता है, यहाँ इकाइनोकोकस का डॉग टेपवर्म कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। टीनिया सेजिनाटा को क्या बीफ टेपवर्म कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। टीनिया सोलियम को क्या कहा जाता है, पोर्क टेपवर्म। इस क्वेश्चन नंबर 7 को बड़े अच्छे से आप कहीं पे अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा कॉपी में आप जरा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 को, राइट, बिकॉज ये आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं, राइट। तो इनकरेक्ट मैच क्या हो गया, सिस्टोस्टोमा हो गया आपका इनकरेक्ट मैच, बिकॉज सिस्टोस्टोमा ब्लड फ्लू कॉज करता है, लिवर फ्लू कौन कॉज करता है, फैसियोला कॉज करता है, ठीक है। चलो Which of the following groups of animals reproduce only by sexual means? ये तो सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following animals only by sexual reproduction? Only sexual reproduction किसमें देखा जाता है, बोलो। निडेरिया में क्या देखा जाता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों देख सकते हैं हम लोग। पोरीफेरा में, निडेरिया में क्या याद करो, जो पॉलिप फेज था, पॉलिप से मेड्यूसा किससे हो रहा था, एसेक्सुअल, और मेड्यूसा से पॉलिप किससे हो रहा था, थ्रू सेक्सुअल, राइट। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों देख पा रहे थे हम लोग, तो निडेरिया तो आंसर नहीं होगा। पोरीफेरा में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टीनोफोरा। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखे जाते हैं, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं टीनोफोरा में। किसमें, टीनोफोरा में, किसमें देखा जाता है, टीनोफोरा में देखा जाता है, क्लियर। Which of the following is the function of complex? Which of the following is the function of complex? Right, question number 9. चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो हेल्प टू मेंटेन रिमेन अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, क्या ये इसका फंक्शन है, हेल्प टू रिमेन अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हेल्प टू रिमेन फ्री स्विमिंग, हेल्प टू रिमेन फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन, लोकोमोशन, राइट। फ्री स्विमिंग का क्या मतलब होता है, फ्री स्विमिंग का मतलब होता है लोकोमोशन। तो क्या कॉम्प्लेट्स में जो सीलिया होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, कुछ ही देर पहले हमने मार्क किया था कि कॉम्प्लेट्स में जो सीलिया होते हैं उस किस में हेल्प करते हैं, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 क्या बोला है? डिफेंस में हेल्प करता है, नहीं, डिफेंस में भी नहीं हेल्प करता, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, नहीं। आपको लग सकता है कि इस फिल्ट्रेशन वाले चीज से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर स्पॉन्जेस में तो हमने देखा था कि सीलिया था, वो जो हमने ड्रॉ किया था, इसको ड्रॉ किया था, सेल्स को जब ड्रॉ किया था हमने, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि उसमें सीलिया है, तो इसी वजह से हमने उनको क्या नाम दिया था? फिल्टर फीडर्स नाम दिया था। तो यहाँ पे भी तो सीलिया है, तो सीलिया तो फिल्ट्रेशन में काम आएगा? नहीं, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया गया है, वेट अ मिनट, आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इनमें के पास जो मतलब कॉम प्लेट्स में जो सीलिया होता है, वो सीलिया सिर्फ और सिर्फ आपके लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इसलिए लोकोमोशन किससे होगा? फ्री स्विमिंग, बिकॉज ये कैसे होते हैं? ये फ्री स्विमिंग होते हैं, राइट। तो फ्री स्विमिंग यानी लोकोमोशन, तो किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, which of the following is not a parasitic adaptation, right? Which of the following is not? Question number 10. Question number 10. Wait a minute. Question number 10. Which of the following is not a parasitic adaptation? Not a parasitic adaptation. क्या हुक्स पैरासिटिक एडेप्टेशन है? क्या हुक्स पैरासिटिक एडेप्टेशन है? हाँ, हुक्स पैरासिटिक एडेप्टेशन है। क्या बॉडी सरफेस पैरासिटिक एडेप्टेशन है? बॉडी सरफेस, याद करो हमने क्या पढ़ा था, राइट? हमने ये पढ़ा था कि बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू ये होस्ट सेल का जो न्यूट्रिशन है उसको सक कर लेता है, और हुक्स किस में काम आता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है, राइट। तो 2 भी नहीं होगा। 3 हो गया टेगुमेन, थर्ड हो गया टेग्यूमेन। तो टेग्यूमेन किसे कहा जाता है? याद करो हमने कहा था कि एक थिक लेयर होता है, मसल का एक थिक लेयर होता है, उस थिक लेयर को क्या कहा? बॉडी के ऊपर आउटर सरफेस पे एक थिक लेयर प्रेजेंट होता है, उस थिक लेयर को कहा जाता है टेग्यूमेन, राइट। उस टेग्यूमेन किस में हेल्प करता है? टेग्यूमेन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और ये एक तरह का पैरासिटिक एडेप्टेशन है, हमने डिस्कस किया था। तो 3 भी नहीं होगा। तो हुक्स भी पैरासिटिक एडेप्टेशन है, तो ये भी नहीं होगा। बॉडी सरफेस पैरासिटिक एडेप्टेशन है, तो ये भी नहीं होगा। टेग्यूमेन भी पैरासिटिक एडेप्टेशन है, तो ये भी नहीं होगा। तो फ्लेम सेल्स किस में काम आता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन? तो फ्लेम सेल्स जो है इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन। फ्लेम सेल्स जो है इट्स नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन। फ्लेम सेल्स किस में काम आता है? फ्लेम सेल्स आपके एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, सॉरी, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। सबसे पहला क्या दिया गया? कोरल। जस्ट अ मिनट। कोरल, तो कोरल किसके अंदर आता है? याद करो, मेंड्रीना। मिंड्रीना। ब्रेन कोरल किसके अंदर आता है? निडेरिया के अंदर। किसके अंदर आता है? निडेरिया के अंदर। तो निडेरिया में क्या देखा जाता है? निडेरिया में कैसे देखा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक देखे जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, राइट। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है फ्लैटवर्म्स, राइट। क्या दिया गया है? फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स, तो फ्लैटवर्म्स में क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? हाँ, फ्लैटवर्म में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, करेक्ट। चलो, ऑप्शन 3 क्या दिया गया था? टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी हम लोग डिप्लोब्लास्टिक देखते हैं, और स्पॉन्जियोस्पर्म्स में तो सेल टाइप ऑफ एग्रीगेशन देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो क्या हो जाएगा? फ्लैटवर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्लैटवर्म्स यानी प्लैटीहेलमिन्थस। फ्लैटवर्म्स यानी
platyhelminthes. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया? What is left when bath sponge dried up? क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा थिंकिंग वाला चीज है. बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, राइट? बाथ स्पॉन्ज, तो बाथ स्पॉन्ज को क्या कहा जाता है? यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, राइट? एक चीज बताओ कि स्पॉन्जेस में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर से. किससे? स्पॉन्जिन फाइबर से. और आपका क्या बनता है? और आपका स्पिक्यूल से. स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल से. स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल्स, ये दोनों चीजें से बाथ स्पॉन्ज बनते हैं. बाथ स्पॉन्ज मतलब कोई भी स्पॉन्ज का जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बनता है? स्पॉन्जिन फाइबर से और स्पिक्यूल से. ये दोनों चीज से बनता है. लेकिन जो स्पिक्यूल्स होता है ना, स्पिक्यूल्स बाथ स्पॉन्ज में प्रेजेंट नहीं होता है. क्यों नहीं होता? बाथ स्पॉन्ज किस में काम आता है? एक चीज को ठंडे दिमाग से इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है? ये समझने वाला क्वेश्चन है. ये आप एनसीईआरटी पर के टिक नहीं मार सकते. इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. बाथ स्पॉन्ज को बाथ स्पॉन्ज क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस स्पॉन्ज से हम लोग नहा सकते हैं. नहाने के दौरान हम लोग इसे अपने शरीर में यूज कर सकते हैं, राइट? इसी वजह से इसको बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है. अब एक चीज बताओ मुझे, स्पॉन्ज का जो एक्सोस्केलेटन है वो दो चीज से बनता है. या तो स्पॉन्जिन फाइबर से बनेगा या फिर स्पिक्यूल से बनेगा, राइट? स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स. और एक बात बताओ, अगर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बाथ स्पॉन्ज में, अगर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो जब हम नहाएंगे, नहाते दौरान वो स्पिक्यूल्स हमारे शरीर में अंदर चले जाएंगे तो हमें तकलीफ होगा. तो क्या बाथ स्पॉन्ज में अगर स्पिक्यूल्स होते तो हम लोग बाथ स्पॉन्ज को ड्यूरिंग बाथिंग मतलब ड्यूरिंग नहाने के टाइम हम लोग क्या यूज कर पाते? नहीं कर पाते. तो इसी वजह से बाथ स्पॉन्ज में क्या स्पिक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है. तो बाथ स्पॉन्ज में एक्सोस्केलेटन किससे बना? बाथ स्पॉन्ज में एक्सोस्केलेटन बनता है स्पॉन्जिन फाइबर से. और जब स्पॉन्ज ड्राई हो जाता है, ड्राइड अप हो जाता है, तो उसमें क्या बचता है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक्सोस्केलेटन बचता है. और एक्सोस्केलेटन किससे बना है? स्पॉन्जिन फाइबर से. इन केस ऑफ बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि स्पिक्यूल्स अगर बनता तो हम लोग उसे यूज नहीं कर पाते, राइट? हम लोग उसे यूज नहीं कर पाते. इसका मतलब स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं, उनमें स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, इसी वजह से हम लोग यूज कर पा रहे हैं उसे. तो इसी वजह से बाथ स्पॉन्ज जब ड्राइड अप हो जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर रहेगा जो उसका एक्सोस्केलेटन है, राइट? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 2. क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप प्लीज इसको स्टार देके कॉपी में अपने जो आपका जो नोट वाला कॉपी है वहां पे इसको लिख लीजिए. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट दिस डायग्राम? इनकरेक्ट अबाउट दिस डायग्राम. तो सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे, ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है प्लूरोब्रैकिया का. किसका? प्लूरोब्रैकिया का ये डायग्राम है. अब प्लूरोब्रैकिया किसके अंदर आता है? टिनोफोरा के अंदर आता है. टिनोफोरा के अंदर आता है, राइट? चलो अब ऑप्शन देखते हैं कि दे एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यस, टिनोफोरा जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, करेक्ट है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, करेक्ट है. दे अंडरगो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्या डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है? हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. याद करो, सीडीपिड लार्वा, सीडीपिड लार्वा टिनोफोरा में क्या देखा जाता है? सीडीपिड लार्वा देखा जाता है. सीडीपिड, सीडीपिड लार्वा कहाँ देखा जाता है? सीडीपिड लार्वा, सीडीपिड लार्वा देखा जाता है आपके टिनोफोरा में. तो अगर लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, सीडीपिड लार्वा देखा जाता है मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट है. अगर लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. तो ये भी सही है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल नहीं, प्लूरोब्रैकिया में मतलब टिनोफोरा में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, वो आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है। तो हमने क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, राइट। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यस दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये सही है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये बिल्कुल सही है, डिप्लोब्लास्टिक ये बिल्कुल सही है, राइट, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज पोसेस्ड बाय, मतलब हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब है जो एक बॉडी पार्ट से अपना पूरा बॉडी को फिर से बना सकता है। याद करो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम लोग प्लानेरिया को, मान लो ये प्लानेरिया है, प्लानेरिया, अगर हम लोग इसको 3 पार्ट में काट देते हैं, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट से ही ये अपना पूरा का पूरा जो बॉडी है वो बना सकता है। ये तीनों पार्ट में काट दिया, ये एक प्लानेरिया बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया। तो प्लानेरिया को हम लोग काटेंगे तो 3 पार्ट में वो फिर से पूरे बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन कैपेसिटी। और किस में देखा जाता है, प्लानेरिया में, राइट। किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है प्लानेरिया में, राइट। किस में देखा जाता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखा जाता है प्लानेरिया में, ठीक है। चलो ये हमने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था कि प्लानेरिया को मतलब रीजनरेशन, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इन प्लानेरिया, राइट। ये हमने कहाँ पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन 1 क्या दिया गया है, सबसे पहले बताओ ऑप्शन 1 का जो डायग्राम है किसका डायग्राम है, ये पोरीफेरा का डायग्राम है, राइट, पोरीफेरा, राइट। तो क्या पोरीफेरा में ये दूसरा जो जर्म लेयर दिया गया है, किसका जर्म लेयर दिया गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या पोरीफेरा में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होते हैं, नहीं होते। तो ऑप्शन 1 करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2, ये किसका डायग्राम है, याद करो, ये डायग्राम था आपके नीडेरिया में। तो क्या नीडेरिया में स्यूडोसिलोमेट देखे जाते हैं, नीडेरिया में क्या, सॉरी नीडेरिया में क्या नीडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन क्या नीडेरिया में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, नहीं, नीडेरियन में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो इसका जो जर्म लेयर है वो तो सही है कि नीडेरिया में डिप्लोब्लास्टिक मतलब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा जाता। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 किसका डायग्राम है, प्लूरो मतलब टीनोफोरा का, प्लूरोबैकिया का। तो क्या टीनोफोरा में हम लोग स्यूडोसिलोमेट देख पाते हैं, ये डायग्राम किसका है, स्यूडोसिलोमेट का, क्या स्यूडोसिलोमेट देख पाते हैं, टीनोफोरा में हम लोग नहीं देख पाते। तो ऑप्शन 2 भी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट। ऑप्शन 3 भी आपका इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 4 बचा। ऑप्शन 4 क्या, किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है फैसियोला हेपाटिका का, मतलब आपका प्लैटीहेलमिन्थिस का। क्या प्लैटीहेलमिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यस, प्लैटीहेलमिन्थिस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, यस, प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में क्या गड़बड़ हुआ, ऑप्शन 1 में जर्म लेयर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया, जो नहीं होता है। ऑप्शन 2 में कहाँ गड़बड़ हुआ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां गड़बड़ हुआ। ऑप्शन 3 में कहाँ गड़बड़ हुआ, ऑप्शन 3 में हुआ जर्म लेयर में, फिर से क्यों, यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट दे दिया गया, राइट। तो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, ये सारे के सारे डायग्राम आपको याद होने चाहिए। ये इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का रीजन यही है कि ताकि आपको पता चले कि कौन सा डायग्राम को क्या कहते हैं और कौन सा डायग्राम एटलीस्ट कहाँ है।
जैसे अगर आपको नहीं पता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक डायग्राम कैसे दिखता है तो आप इस क्वेश्चन का, या डिप्लोब्लास्टिक कैसा दिखता है या सीडोसिलोमेट कैसा दिखता है, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि ये साइकॉन का पिक्चर है, ये आपके निडेरिया का है, ये आपका प्लूरोब्रैकिया का है, ये फैसियोला हेपाटिका का है, तो आप ये आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर कोई भी एक में से एक भी डायग्राम आपको नहीं आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक डायग्राम को कोशिश कीजिए अपने हाथ से ड्रॉ करने की। अगर हाथ से ड्राइंग पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट, मतलब जैसे कि मान लो कि जो हम लोग कल पढ़े थे रेप्टिलिया, सॉरी हमने पढ़ा था एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, तो एम्फीबिया का जो डायग्राम था, राइट, सैलामेंडर या आपका मतलब फ्रॉग का, ये डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एनसीईआरटी से एटलीस्ट डायग्राम को याद रख लो। लेकिन जो डायग्राम आपका पॉसिबल है, जैसे कि आपका ये वाला डायग्राम साइकॉन का, आपके ये प्लूरोब्रैकिया का, फैसियोला हेपाटिका, ये सारे डायग्राम आपके लिए पॉसिबल है ड्रॉ करना, तो इसको ड्रॉ कीजिए। अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो जिंदगी भर याद रह जाएगा। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट, इसको अपने हाथ से ड्रॉ कीजिए। अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें जिंदगी भर आपको याद रह जाएगी। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी स्टार दे दीजिए। क्या पूछा गया है? ऑल निडेरियंस हैव रेडियल सिमेट्री। यस, निडेरिया में रेडियल सिमेट्री देखा जाता है, ट्रू। निडेरिया में कौन सा सिमेट्री देखा जाता है? रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। इट इज ट्रू कि निडेरिया में रेडियल सिमेट्री देखा जाता है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है कि रेडियल सिमेट्री इज एज यूजुअली एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। यस, ये ट्रू है। जो एनिमल सिसाइल होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, राइट, इट इज ट्रू। तो असर्शन क्या बोला गया था? असर्शन में ये बोला गया था कि निडेरियंस कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री देखते हैं, तो असर्शन करेक्ट हो गया। और रीजन में क्या दिया गया है? रीजन में क्या बोला गया है कि जो लोग सिसाइल होते हैं, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? बोलो, मैंने क्या सिखाया था? इसका मतलब होता है सिसाइल होते हैं, और जो सिसाइल होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, उनमें रेडियल सिमेट्री ही देखी जाती है। तो रीजन भी ट्रू है, राइट। असर्शन क्या है? असर्शन निडेरियंस हैव रेडियल सिमेट्री, तो असर्शन भी ट्रू है। और रीजन क्या दिया गया था कि जो सिसाइल होंगे उसमें रेडियल सिमेट्री देखी जाएगी। यस, रीजन भी सही है। लेकिन 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 क्या सब निडेरियंस आपका सिसाइल होते हैं? ये बताओ, क्या सब निडेरियंस सिसाइल होते हैं? नहीं। जैसे याद करो, आउरेलिया जेलीफिश क्या सिसाइल है? नहीं है, वो फ्री स्विमिंग है। फाइजेलिया, राइट, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, राइट, फाइजेलिया, तो वो क्या सिसाइल है? नहीं, वो भी फ्री स्विमिंग है। लेकिन फिर भी आउरेलिया में हम लोग क्या देखते हैं? रेडियल सिमेट्री। फाइजेलिया में हम लोग क्या देखते हैं? रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे क्या बोला गया था? सिसाइल में होगा तो रेडियल सिमेट्री ही होगा। इट इज ट्रू, जो सिसाइल होते हैं वो जो सिसाइल होंगे वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, जो सिसाइल होंगे वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन ये तो नहीं कहा गया जो फ्री स्विमिंग होंगे वो रेडियल सिमेट्री नहीं शो करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑरेलिया जो है जेलीफिश, वो फ्री स्विमिंग है लेकिन फिर भी रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। अगर हम बात करें फाइजेलिया की, वो भी फ्री स्विमिंग है तो वो भी रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। तो इसके यहाँ पे बोला गया जो सिसाइल होंगे वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सिसाइल नहीं होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, वो रेडियल सिमेट्री शो नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हम कब बोलते हैं? जब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि रीजन क्या कह रहा है? रीजन बोल रहा है कि जो सिसाइल होगा सिर्फ वही आपका रेडियल होगा, जो कि सही है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो फ्री स्विमिंग होगा वो रेडियल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑरेलिया एंड फाइजिलिया दोनों ही फ्री स्विमिंग है, लेकिन फिर भी दोनों रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, बट रीजन सही से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी। डीपीपी को अच्छे से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इलेबोरेट वे में डीपीपी को सॉल्व कीजिए, राइट, क्योंकि डीपीपी एक वे है चीज़ों को क्विक रिविजन करने का, राइट। अगर आज के क्लास में कोई दिक्कत आया हो आपको तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज मुझे बहुत बीच बीच में आप देख रख सकते हैं कि बहुत बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है, बिकॉज एक साथ बातें नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इस वाले पार्ट में पूरा बहुत ज़्यादा पेन है, पूरे यहाँ से लेके पूरा ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने पेन क्लियर लिया है, लेकिन फिर भी फिजियो करना पड़ेगा। खैर, तो अगर थोड़ा सा आपको वॉइस में या मतलब एनर्जी में थोड़ा सा डाउन दिखे तो प्लीज़ डोंट माइंड, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।